कहा जाता है प्यार अंधा होता है और प्यार में इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन प्यार इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि किसी की जान ही ले ले। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जिसमें कि एक पत्नी ने अपने ही पति की जान ले ली। हालांकि हम इसे अगर प्यार से ज़्यादा लालच का नाम दें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पत्नी अपने पति को छोड़ना चाहती थी तो वो उसे तलाक दे सकती थी, लेकिन उसे पति की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, जो कि लगभग 40-50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और इधर उसका प्रेमी भी उसे चाहिए था। और इसीलिए उस पत्नी ने एक ऐसा खूनी खेल खेला जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ है। आज की जब घटना के बारे में आप सुनेंगे तो आपका भी रिश्तों पे से विश्वास उठने लग जाएगा कि पता नहीं दुनिया में क्या क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 भाई थे और तीनों भाइयों के लिए उनके पिताजी ने अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ी थी, जिसमें कि एक भाई के हिस्से में लगभग 40-50 करोड़ रुपए आए थे। और उस परिवार में एक बेटा था जिसका नाम था राजेश। जो राजेश था, उसकी शादी 2012 में पिंकी नाम की एक लड़की से होती है। दोनों का खुशहाल परिवार था। जो राजेश थे वो स्कूल में पढ़ाते थे, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। उनके 2 बेटे भी हो चुके थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजेश पहले अपने स्कूल जाते थे और उसके बाद में वो अपने प्रॉपर्टी का काम भी देखा करते थे, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर का काम भी साइड में किया करते थे। वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था और एक दिन जो राजेश है, उनकी प्रॉपर्टी कानपुर में एक जगह और थी। वो कानपुर में एक मकान में रहते थे और एक प्रॉपर्टी उनकी कानपुर में ही थी, यानी कि सिर्फ जमीन थी, जिसमें राजेश ने सोचा कि क्यों ना इस जमीन पर एक शानदार सी कोठी बनाई जाए और फिर उस कोठी को बेचा जाए तो उसकी कीमत काफ़ी अच्छी मिल सकती है और उन्हें इसमें काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही सोचा और अपने एक दोस्त से संपर्क किया कि मुझे कोई ठेकेदार बताओ। उसके दोस्त ने एक व्यक्ति का नंबर दिया जिसका नाम था शैलेंद्र। इधर जो शैलेंद्र था, उसका और राजेश का जो कांटेक्ट था वो करवाया गया। उसे वो जमीन दिखाई गई। शैलेंद्र वहां पर कोठी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो शैलेंद्र था वो राजेश के घर कभी कभार काम से आया करता था, और जब वो घर काम से आता था तो उसकी बात उसकी वाइफ पिंकी से हुआ करती थी, यानी कि राजेश की पत्नी से। अब उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और उस जो शैलेंद्र था, अब उसका पिंकी की तरफ आकर्षण बढ़ता जाता है और अब वो उसके घर में ज़्यादा आने लग जाता है। अब तो वो राजेश की गैर मौजूदगी में उसके घर ज़्यादा आया करता था और इधर जो पिंकी है उसे भी शैलेंद्र पसंद आने लग जाता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातों का सिलसिला बढ़ता रहता है और दोनों में मोहब्बत हो जाती है। अब दोनों की उम्र लगभग 40-45 साल के आसपास थी। अब इधर उसका जो पति था, यानी कि पिंकी का पति राजेश, उसका टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स था। सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, वापस आकर तैयार होकर स्कूल जाना, फिर वापस आकर प्रॉपर्टी के काम के लिए घर से निकल जाना, यानी कि वो लगभग सुबह से निकले हुए शाम को 7 बजे के आसपास घर आते थे। पिंकी के पास टाइम भी काफ़ी हुआ करता था, ना ही कोई रोकने टोकने वाला था। तो उसका और शैलेंद्र का जो अफेयर था बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली। अब उनके बीच में जो ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो आस पड़ोस के लोग भी नोटिस कर रहे थे कि जो शैलेंद्र है वो पिंकी के पति की गैर मौजूदगी में उसके घर क्यों आता है। अब तो ये रोज का सा काम हो गया था। जब शैलेंद्र पिंकी से मिलने आता था, आसपास वाले लोगों की ये बात बहुत ज़्यादा खटकती थी कि आखिर में ये आता क्यों है। और यही बात अब आस पड़ोस के कुछ लोगों ने राजेश को बता दी। जब राजेश को ये बात पता चली तो उसने भी नज़र रखना शुरू किया और उसने भी नोटिस किया कि उसकी गैर मौजूदगी में शैलेंद्र उसके घर आता है।
अब एक बार जो राजेश था उसने शैलेंद्र को अपने घर बुलाया। उसने जितना भी उसके कोठी में काम किया था उसका हिसाब किताब किया और हिसाब करने के बाद में उससे कहा कि अब मैं ये काम तुमसे नहीं करवाना चाहता हूँ, मैंने किसी और से बात कर ली है और आगे से मेरे घर पे मत आना। ये बात जब शैलेंद्र सुनता है तो उसे बुरा लगता है। इधर पिंकी सुनती है तो पिंकी को भी बुरा लगता है कि अब शैलेंद्र का घर आना भी बंद हो जाएगा और जो कोठी का काम है वो भी कोई और देखेगा। उस वक्त तो जो शैलेंद्र था वो जहर का घूंट पीकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब उन दोनों की बातचीत फोन पे होने लगी, कभी कभार वो बाहर मिलने भी लगे, लेकिन अब रोज का मिलना बंद हो चुका था जो उन दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना राजेश को रास्ते से ही हटा दिया जाए। अगर वो मर जाता है तो इसकी 40-50 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हमें एक दूसरे से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोनों ने जो ये प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो शैलेंद्र था वो पिंकी को जहर ला कर देता है कि तुम ये जहर खाने में अपने पति को खिला देना, और पिंकी जो अपने पति को वो जहर खाने में मिलाकर खिला देती है। उसके ये करते हुए बिल्कुल भी हाथ नहीं कांपते हैं कि वो अपने पति को मारने जा रही है। वो बहुत खुश थी कि आज उसके पति का काम खत्म हो जाएगा और वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। पिंकी ने ऐसा ही किया। उसने जब अपने पति को जहर दिया तो उसके पति की तबीयत तो खराब होती है, उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं हुआ था क्योंकि राजेश थोड़ा दवाई देते ही थोड़ा जल्दी ही ठीक हो गया था। तो यहाँ पर किसी को ये नहीं पता चला कि उसे जहर दिया गया है। अब इधर जो राजेश था वो ठीक होकर घर आ जाता है। अब इधर पिंकी और शैलेंद्र का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन अब उन्होंने सोचा अब कौन सा रास्ता ढूंढे इसे मारने का। तो फिर राजेश को मारने के लिए शैलेंद्र ने एक सुपारी किलर ढूंढा और उस सुपारी किलर को 4 लाख रुपए एडवांस में दिए गए और वो पैसे दिए पिंकी ने, क्योंकि पति के पास बेशुमार दौलत थी और इधर पत्नी ही अपने पति की ही दौलत से उसी को मरवाना चाह रही थी। 4 लाख रुपए दिए गए, लेकिन जो सुपारी किलर था वो भाग गया। अब वो उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं करा सकते थे क्योंकि वो पुलिस को जाकर क्या कहते कि सुपारी किलर तुम्हें किस चीज़ के लिए चाहिए था। तो ये भी उनका सारा प्लान चौपट हो चुका था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई तीसरा रास्ता ढूंढा जाए और अब की बार इसे गाड़ी से कुचल कर मार दिया जाए, और उन लोगों ने ऐसा ही किया। अब उन्होंने सोचा कि अगर खुद की गाड़ी से मारेंगे तो लोगों को शक हो जाएगा, तो उन्होंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी और उस कार की जो नंबर प्लेट थी वो फर्जी लगा दी। अब पिंकी को पता था कि सुबह सुबह उसका पति मॉर्निंग वॉक पर जाता है, और जब उसका पति मॉर्निंग वॉक के लिए निकला उसी समय पिंकी, जिसकी आप हिम्मत देखिए कि वो खुद अपनी आंखों से अपने पति को मरता हुआ देखना चाहती थी, वो भी घर से बाहर निकली और एक दूसरी गाड़ी में बैठती है जहां पर उसका प्रेमी शैलेंद्र होता है, और जिस गाड़ी से मारना था उसमें उस गाड़ी का एक ड्राइवर होता है, यानी कि एक लड़के को हायर किया जाता है मारने के लिए। और इधर दूसरी गाड़ी होती है जिसमें शैलेंद्र होता है, पिंकी होती है। ये दोनों दूसरी गाड़ी से पीछे आते हैं। इनका प्लान था कि उस गाड़ी से राजेश को कुचल दिया जाएगा और फिर उस गाड़ी से कुचल कर जो उसका ड्राइवर है उसको दूसरी गाड़ी में बिठाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। अगर गाड़ी को कुछ हो भी जाता है तो हम गाड़ी को वहीं छोड़ जाएंगे, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी उन्होंने सिर्फ इसी मकसद से ली थी कि उसके पति को मार दिया जाए। और जैसे ही वहाँ से वो लोग पीछे से गाड़ी लेकर आते हैं, ड्राइवर उसको कुचल देता है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो राजेश था उसके सर में चोट लग जाती है और वो खून से लथपथ वहीं पड़ा रहता है। और इधर तुरंत से दूसरी गाड़ी आती है, उसमें वो लड़का, जैसे ही गाड़ी की टक्कर मारी जाती है गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है जिससे कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है, और वहाँ पर जो लड़का था वो उससे निकलता है और दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। अब जो ये केस था, लोगों को पहले तो यही लग रहा था कि ये एक्सीडेंट का केस है, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भी भाग गया है, वरना गाड़ी की ऐसे कौन छोड़कर जाएगा। लेकिन फिर जब कुछ लोगों ने वहाँ देखा तो ये भी कहा कि जो लड़का था वो किसी दूसरी गाड़ी में बैठकर भागा है। पहले तो पुलिस ने इस केस को कोई सीरियस नहीं लिया कि एक्सीडेंट का ही लग रहा था, लेकिन फिर जो राजेश था
उसका एक भाई था, उसे शक था कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। उसने कहा कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं एक बार उसको दोबारा से चेक करें और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे भी वापस से पूछताछ की जाए। और जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें यही था कि जो वहाँ से गाड़ी का ड्राइवर था वो किसी दूसरी गाड़ी में जाकर भागा है, और जो उन दोनों ने गाड़ी ली थी यानी कि पिंकी और शैलेंद्र ने, वो भी उसके पति की गाड़ी नहीं थी जिससे कि शक ना हो सके। वो गाड़ी शैलेंद्र लेकर आया था। अब वहाँ पर जब वो भागते हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाती है तो सभी लोग ये कहते हैं कि जो ड्राइवर था उसके पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और वो उसमें बैठकर फिर भागता है। अब जब पुलिस वाले सारी चीज़ों की छानबीन में लगते हैं, उसके भाई से पूछताछ की जाती है, अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो एक नाम सामने आ रहा था वो था शैलेंद्र, जो कि एक राजमिस्त्री था। जब शैलेंद्र का नाम सामने आता है तो जो पुलिस थी वो पिंकी की कॉल डिटेल निकलवाती है, और उस कॉल डिटेल में सुबह लगभग 5:30 बजे शैलेंद्र का फ़ोन आया हुआ था, जो कि पुलिस के लिए जानना बहुत आसान था कि शैलेंद्र सुबह इतनी जल्दी, यानी कि जो एक राजमिस्त्री है वो किसी काम से तो 5:30 बजे फ़ोन करेगा नहीं, और अब तो वो उस काम पर भी नहीं है जिस काम के लिए उसे रखा गया था। फिर वो पिंकी को क्यों फ़ोन कर रहा है? अब दोनों की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है जिसमें उन दोनों में डेली घंटों बात हुआ करती थी, और ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए बहुत आसानी से आगे का रास्ता दिखा रही थी। और जब उनकी लोकेशन निकलवाई जाती है तो दोनों की लोकेशन वहीं पर आती है जहां पर उसे टक्कर मारी गई थी, यानी कि राजेश को। अब पुलिस वाले शैलेंद्र को उठाते हैं, और जब शैलेंद्र से उठाकर उसकी अच्छी खासी खातिरदारी की जाती है तो वो सारी चीज़ें तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है कि उसी ने राजेश को मरवाया था, और वो सारी कहानी बता देता है कि उसने ये सब पिंकी के कहने से किया था। और जब पिंकी को बुलाया जाता है तो पिंकी सारी चीज़ें स्वीकार कर लेती है कि उसने ये सारी चीज़ें शैलेंद्र से शादी करने के लिए की है, क्योंकि वो शैलेंद्र को पसंद करने लगी थी। और फिर जब उनके बेटे से पूछताछ की जाती है, क्योंकि उसका बेटा भी अक्सर अपने पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, लेकिन उस दिन जब उसने जिद की थी कि वो पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाएगा तो पिंकी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। ये चीज़ भी उसके छोटे बेटे ने कबूल की है कि उसे उसकी माँ ने जाने नहीं दिया। अब इधर जो शैलेंद्र है उसे भी जेल भेज दिया गया है, पिंकी को भी जेल भेजा गया है, लेकिन इन सारी चीज़ों में जो उसके 2 बेटे हैं वो अनाथ हो चुके हैं, क्योंकि उसके पिताजी की मौत हो चुकी है, माँ भी जेल में जा चुकी है। अब उन बच्चों को या तो उसकी चाचा चाची पालेंगे, या उन अनाथ बच्चों का क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि इन सारी चीज़ों में, गलत चीज़ों में, अवैध रिश्तों में, इन सब में कुछ भी नहीं रखा है। अगर ऐसा करना है, कोई पसंद है तो उसे शादी कर लीजिए। वो चाहती तो राजेश को तलाक दे सकती थी, जिससे वो भी अपनी लाइफ जी सकती थी और राजेश भी अपनी लाइफ जी सकता था, लेकिन उसे पैसा भी चाहिए था और प्यार भी चाहिए था, और उसने इसी के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। ना पैसा मिला और ना ही उसे शैलेंद्र मिला। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सबसे अच्छा रास्ता है तलाक, जिसमें किसी इंसान की जान तो नहीं जाएगी, और जहाँ तक हो सके जो रिश्ता आपको मिला है उसी रिश्ते में प्यार ढूंढने की कोशिश करिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।